अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा गुलरेज और एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई स्पेशल गेस्ट के साथ हाजिर हूँ। जी, आज की जो मेरी स्पेशल गेस्ट हैं, उनका तारुफ कराने से पहले मैं कुछ बातें करना चाहूँगी आप लोगों से। वो ये कि जब अल्लाह ताला ने हमें कोई भी चीज़, कोई भी नेमत अता की होती है, जैसा कि हमें सुनने की सलाहियत दी होती है, देखने की सलाहियत, सुनने की सलाहियत दी होती है, तो उन नेमतों की हम कदर नहीं करते हैं, क्योंकि हमें एहसास नहीं होता कि ये नेमतें हमारे लिए कितनी अहम है, इनके बगैर हमारे लिए ज़िंदगी गुजारना किस कदर मुश्किल है। लेकिन जब यही नेमतें हमसे छिन जाती हैं, अल्लाह ताला हमें दे के हमसे ले लेता है, तो ये एहसास उसी को होता है जिससे वो नेमत छिन जाती है। तो आज भी मैं आपको कुछ ऐसी ही कहानी सुनाने जा रही हूँ, ऐसे गेस्ट की जिनको अल्लाह ताला ने तमाम नेमतों से नवाजा था, तो चल फिर सकती थी, उनकी एक हैप्पी मैरिड लाइफ थी, लेकिन अचानक उनकी ज़िंदगी में एक अलमनाक हादसा पेश आया, एक अलमनाक वाक़या पेश आया, जिसकी वजह से वो पैराप्लेजिक हो गई और व्हीलचेयर पे आ गई और उन्हें ज़िंदगी में एक नए चैलेंज का सामना करना पड़ा। और उन्होंने किस तरह इन तमाम चैलेंजेस का मुकाबला किया और चैलेंजेस का मुकाबला करते हुए अपनी ज़िंदगी को नॉर्मलाइज किया और आज एक अच्छी मजबूत ज़िंदगी गुजार रही हैं और दोबारा से एक रूटीन लाइफ गुजार रही हैं। तो इन सब तमाम बातों को जानने के लिए आज हम जिससे बात करेंगे, उनका नाम है मरियम ना तारिक। उनका ताल्लुक़ है सरगोदा से, वो ग्रेजुएट हैं और इसके अलावा वो एक NGO से भी मुंसलिक हैं। बाकी तमाम बातें हम हिना से पूछेंगे कि उनकी ज़िंदगी में जो ये एकदमनाक हादसा पेश आया, उसके बाद की ज़िंदगी और उनकी पहले की ज़िंदगी में उन्हें किस कदर जो है फ़र्क महसूस हुआ और उन्हें किस तरीके के चैलेंजेस आए और उन्हें किस तरह से इस तमाम सूरत हाल से कोप किया। तो आइए हम उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हिना, सॉरी मरियम नाम है। अस्सलाम वालेकुम मरियम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आप मुझे हिना भी बोल सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे हिना भी बोलते हैं। अच्छा, दोनों नाम आपके ही हैं, मरियम भी आपका नाम है, हिना भी आपका नाम है, किसी नाम से बोल सकते हैं। जी, जैसा कि हिना मैंने आपके तारुफ से पहले कुछ बातें की और फिर तारुफ में बताया कि आपकी ज़िंदगी में एक अलमनाक हादसा पेश आया आपको और उसके बाद जो है आप व्हीलचेयर पे आ गई। तो ये वाक़या किस तरह रूनुमा हुआ, किस तरह से आप कहाँ जा रही थी और कौन कौन था आपके साथ, इस तमाम बातें आप हमसे शेयर करें आज और हमारे तमाम सुनने वालों को, ताकि पता चले, उनके लिए मोटिवेशन हो कि ज़िंदगी में कोई भी चीज़ हो जाए, कोई भी हादसा वाक़या हो जाए या रुनमा हो जाए हमारी ज़िंदगी में, तो मैं नहीं समझती कि ये नामुमकिन है कि हम अपनी दोबारा ज़िंदगी को उस तरह से नॉर्मलाइज करें। जी हाँ आयशा, ये है बात 2012 की। मेरे भाई का निकाह हुआ था 1 वीक पहले अप्रैल में, और 27 अप्रैल को हम लोग अपनी भाभी के पास पेशावर जा रहे थे। तो बस वो था कि रास्ते में एक कार एक्सीडेंट हुआ और कार एक्सीडेंट से मेरी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई। अब बैक ऑफ द स्टोरी ये है कि इस एक्सीडेंट से पहले क्या था और क्या सारा कुछ, कैसी लाइफ थी। वो ये कि मैं, मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड, हम लोग दुबई में रहा करते थे। वहाँ पे ही हम लोग सेटल थे। तो वहाँ पे रिसेशन आई और हम लोग पाकिस्तान मूव हो गए कि पाकिस्तान मूव होते हैं और फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि हमें किसी और मुल्क में हमें मूव करना है कि हमें पाकिस्तान सेटल हो। तो वो बहुत मज़े की लाइफ थी और एक हंसती खेलती और बड़े मज़े से बच्चों के साथ और एक फन वाली लाइफ थी। मैं पाकिस्तान हम लोग मूव हुए और हस्बैंड मेरे जो है वो 1 साल के बाद UK चले गए और हम लोगों का यही प्लान था कि एक दफ़ा तारिक वहाँ पे सेटल हो ले 1-1.5 साल तक, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। तो बस वही सारा मैं अपना स्टडी थी जाने का, वीज़ा अप्लाई करके, और एक दफ़ा रिफ्यूज़ हुआ। सेकंड टाइम पे मैंने सोचा कि अच्छा दोबारा अप्लाई करते हैं। भाई का निकाह हुआ और मैंने सबको कहना शुरू कर दिया कि
मैंने ये निकाह बहुत इंजॉय करना है, क्योंकि इसकी शादी तक तो मैंने यूके चले जाना, और ये तो फाइनल है, मैं किसी सूरत नहीं रुकने वाली कि मैं यहाँ पे रुकूं, और मैंने कोई तैयारी नहीं करनी, मैं बस अपने मियाँ के पास मैंने जाना है बच्चे। मैंने अप्रैल में ही अप्लाई कर दिया अपने लिए आइट्स का कि अच्छा ठीक है मैं फर्दर स्टडीज भी करती हूँ और मैं बच्चों के साथ चली जाऊँ। मैंने आइट्स का अप्लाई कर दिया, जिसकी मेरी डेट थी 16-17 में मेरी डेट आ गई, और मुझे जाके आइट्स का टेस्ट देना था, और बहुत खुश कि अच्छा 27 अप्रैल को हम घूमेंगे फिरेंगे कुछ दिन के लिए, फिर मैं आइट्स दूंगी और फिर उसके बाद अप्लाई करेंगे वीज़ा और दिस दैट, ये सारा कुछ हो जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला को ना कुछ और ही मंजूर होता है। वो बस उसको पता होता है कि हमने हमारा नेक्स्ट क्या हो, और ऐसे ही हुआ। 27 अप्रैल को जब हम लोग जा रहे थे पेशावर, रास्ते में कार एक्सीडेंट हुआ। कार एक्सीडेंट जब हुआ तो उस कार में मैं, मेरे 2 बच्चे, मेरी बहन बहनोई और उनके 2 बच्चे, हम सब लोग थे। बच्चे बहुत छोटे छोटे थे हमारे, तो इसलिए 4 बच्चे होना और 3 अडल्ट होना इतना कोई भी इशू नहीं था। और मेरी बहन और बहनोई ने नई गाड़ी भी थी, वो बहनोई जो है मेरे वो कह लेके सम टाइम होता है ना कि आपके पास एक नई चीज आई हो तो आप उसको जरा ज्यादा ट्राई कर रहे होते हैं। तो बस ये सीन था कि वो हम लोग जब मोटरवे एंटर हुए हैं तो मैंने उनको बोला कि आप लोग सीट बेल्ट तो लगा लो। तो बड़े मजे से ना मेरी बहन ने बोला कि हम तो ऐसे ही कर लेते हैं सफर बाजो, डोंट वरी, कुछ नहीं होता। और जुमे का दिन था तब, मैंने ठीक है, मैं मियाँ बीवी में बिल्कुल नहीं बोलने के हक में नहीं हूँ, मैं चुप कर गई। और मुझे ना गाड़ी में बहुत नींद आती है, मैं बड़ा मजे से सोती हूँ। और मेरा जब इंटरचेंज में क्रॉस किया तो मेरी आँख लग गई, मैं सो गई। भेरा से कलर का हार का जो रास्ता था शायद 1 आवर का होता है, यहाँ पे 9 आवर का होता है। सोई हूँ तो मुझे एकदम से ना चीखों की आवाजें आई, तो मुझे लगा है कि गाड़ी ना हमारी घूम रही है, मतलब मैं वो थी तो नींद में, तो मैंने नींद में ना एकदम कहा कि या अल्लाह गाड़ी तो रुक जाए, या अल्लाह गाड़ी रुक जाए। गाड़ी रुकी है जब, तो मैं उस टाइम पे मैं बेहोश हो गई, और जब होश आया तो तब मुझे जो सुनाई दे रहा था वो था कि आयशा, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरे साथ क्या हो। मुझे इतना पता था कि जब मुझे खींचा है ना गाड़ी से, मुझे बकायदा खींचा गया कि मैं तो फंस चुकी थी गाड़ी के अंदर, अब क्या सीन था क्या नहीं। तो मुझे खींचा है तो वहां पे ना एक कोई बुजुर्ग थे, उन्होंने अपना मुसाफा उतारा और मुझे आगे से उन्होंने ढांप दिया। तब मुझे लगा कि शायद मेरे कपड़े शपड़े फट चुके हुए होंगे, और पैरों में मेरी जूतियां नहीं थी, मुझे निकाल के बाहर उन्होंने जमीन पे डाल दिया। नंबर्स पूछे, किसी का नंबर याद नहीं था, मुझे सिर्फ अपने चचा का नंबर याद था। जो टाइम ये हादसा आपके साथ पेश आया, उस टाइम यानी कि आप थोड़ा सा होश में थी, बिल्कुल एक होता है ना कि आपका बिल्कुल दिमाग जो है वो मौत हो जाता है, कुछ सोचने समझने की सलाहियत नहीं रहती, तो ऐसा कुछ था कि आप थोड़ा सा सोच रही थी कि मुझे क्या करना है? आयशा, मुझे शायद मैं बड़ी ब्लेस्ड हूँ इस मामले में, मेरी सेंसेस ना हमेशा मतलब मैं अगर सेंसेस आउट भी होती है ना, मैं फौरी तौर पर मैं मतलब बैक ऑफ आ जाती हूँ, मैं फौरन बैक हो जाती हूँ। ऐसा मैं अपनी सेंसेस में बहुत अच्छे से रहती हूँ। शायद मैं ये ब्लेस्ड, ये एक ब्लेसिंग है। अदरवाइज ये होता है कि जब भी हमने ऐसा कुछ पूछा किसी से तो ये कहा जाता है कि बिल्कुल माइंड ऑफ हो जाता है, आप सोच नहीं सकते। अल्लाह का शुक्र है कि मैं साथ साथ हालांकि इतना अब ज़हन में आता है कि मैं तो बेहोश हो रही थी, मैं तो किसी टाइम होश में आती थी, किसी टाइम एकदम बेहोश हो जाती थी। तो लेकिन जब होश आता था तो मैं सेंसेस में थी। मुझे ये पता था कि मेरे साथ 4 बच्चे हैं, मेरी बहन है, मेरा बहनोई है, मैं सबसे बड़ी हूँ और मुझे बच्चों का ख्याल करना है।
मैं इस हद तक सेंसेस में थी कि मुझे ये था कि बेटी मेरी 6 साल की है, इसको कोई टच भी ना करे। इस हद तक आप सेंसेस पे थी उस टाइम? हाँ, मैं इस हद तक सेंसेस में थी कि जब मुझे गाड़ी में बिठाया, उन्होंने मतलब एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं थी तो मुझे पुलिस की गाड़ी में लेके गए हैं। तो मैंने उनको बोला कि मैं तो मेरी पहले बेटी को लाके बिठाऊं इस गाड़ी में, मेरी बेटी का। अच्छा, फिर मैं मेरा बेटा 8 साल का था तो मैं उसको कहा कि ज़ोहैर बहन का ख्याल रखो, बहन का ख्याल रखो, बहन का हाथ पकड़ो। तो उस वक्त तक भी मुकम्मल सेंसेस में थी, फिर अपने आपने जब वो कॉल की, फिर उसके बाद क्या हुआ? आपको यकीनन हॉस्पिटल ले गए हैं और मैंने हॉस्पिटल पहुंचते ही पहला सवाल ये था, बेटे को फसीहा किधर है? बेटी का नाम है मेरा फसीहा, फसीहा किधर है? उसने कहा मामा मैं इधर हूँ। तो लोग जब उनको जूसेस दे रहे थे तो मेरे बच्चे पकड़ नहीं रहे थे। मैंने कहा, फिर मैंने बहन के बच्चों का पूछा, ज़ोहैर अबू बकर किधर है, अहमद किधर है, मेरे बहन के बच्चों के नाम है। फिर मैंने कहा मेरी बहन किधर है? जब किसी ने नहीं बताया, मैंने बच्चों से कहा मोनी खाला कहाँ है? वो लोग खाला को मोनी खाला कहते थे। मोनी खाला किधर है? मामा मोनी खाला को बहुत ब्लड आ रहा है। मामा मोनी खाला किधर है बेटा? फिर मैंने सारों से ये पूछा मेरी बहन किधर है? अच्छा, अब मुझे ये तो समझ आ रही थी कि मेरा निचला धड़ काम नहीं कर रहा, बिल्कुल वो हो गया है, सुन हो गया है। अब उनको मैं क्या कह रही हूँ, मुझे स्वेलिंग हो गई है एक्सीडेंट की वजह से, मुझे एंटी इन्फ्लेमेशन दे, मुझे ये हो गया है तो मुझे ये करें। अब उन्होंने कोई आया है डॉक्टर, और वो कोई कैप्टन डॉक्टर था या कर्नल, मुझे बिल्कुल याद नहीं। तो उन्होंने आके मुझे कॉलर लगाया और फिर इतना बोला स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। लिटरली नहीं पता था स्पाइनल कॉर्ड इंजरी क्या होता है। मुझे लगा कि मेरे आपको जिंदगी में ना हो तो आपको यकीनन उसका पता नहीं होगा। सही। हाँ, मैंने कहा मुझे पेल्विस या मेरी लेग्स का फ्रैक्चर है तो मैं चल नहीं पा रही। मुझे कुछ है सही, लेकिन ये नहीं पता था कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है। तब मेरे एक भांजे को हेड इंजरी हो चुकी थी, तो वो सबसे छोटे वाला है। हमें एम्बुलेंस में डाला उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि आपको पेम्स चकवाल रेफर कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि इस बच्चे को हेड इंजरी है, ये अगर इससे फौरन का ऑपरेट ना हुआ तो ये बचेगा नहीं। अच्छा, ये बचेगा नहीं, ये कैसे मुमकिन है कि अब बहन का बेटा है, बहन को जितनी इंजर्ड है मुझे यही पता था कि इंजर्ड है, तो ये तो उसको तो मेरे साथ भेज रहे हैं, तो ये तो मेरी जिम्मेदारी है। अब रास्ते में जब मुझे ये था कि मेरे एक हाथ से सेंसेस जा रही थी, मैंने एम्बुलेंस में उस आदमी को कहा कि ना मेरा हाथ जोर से पकड़े आप, मुझे पेन हो रही है। तो जब मुझे होश आया तो मेरी जो नंद है, शी इज डॉक्टर, मैंने उनको कॉल की, बाजी हमारा एक्सीडेंट हो गया, बहुत सवेयर किस्म का, मुझे लगता है कि उस्मान को कुछ हो गया, मुझे बताया नहीं है लेकिन मुझे लग रहा है, और मेरू भी ठीक नहीं है, मुझे और अहमद को लेके चकवाल जा रहे हैं और अहमद को हेड इंजरी हुई है। बाजी ने कहा चकवाल मत लेके जाना मरियम, क्योंकि वहाँ पे ना न्यूरो सर्जन नहीं मिलेंगे। मैंने उनको बोला कि आप लोग चकवाल हमें मत ले जाए, हमें इस्लामाबाद ले जाए। और मैं रास्ते में सबसे फ़ोन पे बातें भी कर रही हूँ, हमें ये है, हम यहाँ हैं, हम ये है। मुझे नहीं पता था कि मैं खुद बहुत सीरियस हूँ। मैं तब तक मैं सेंसेस में थी और मैं सबके साथ राब्ते में थी। और जब हम लोग इस्लामाबाद पहुँचे और तब जाके मुझे जब पता चला, एक डॉक्टर ने कहा जी आपके पेशेंट के पास 72 घंटे हैं, बच गई, हम कुछ नहीं कह सकते। तब पता चला कि जिस टाइम उन्होंने कहा कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है और ये सब कुछ, तो आहिस्ता आहिस्ता समझने लग गई। लेकिन ये नहीं पता था कि मैंने चलना नहीं है कभी, ये नहीं अंदाजा था। वहाँ से मैंने अपना डॉक्टर खुद चूज किया। मैंने कहा कि पेम्स से मुझे शिफ्ट करें, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे शिफा लेके जाए, क्योंकि हस्बैंड मेरे वो यूके थे और हैं वो वहाँ पे, और अम्मी लोग और पेरेंट्स मेरे जो है वो बहन की तकसीम में थे, लेकिन जो मुझे नहीं बताया गया था कि डेथ हो गई है, लेकिन अंदाजा मुझे हो गया था।
लोगों की वो होते ना कि वो खुशियाँ और बात कर रहे होते हैं, उनके फेस एक्सप्रेशन, मुझे अंदाजा था कि कुछ हो गया। तो अबू ने मुझे कॉल की तो अबू ने एकदम से कहा कि ना अच्छा बेटा अल्लाह की मर्जी। अच्छा मैंने बड़ी हिम्मत करके, क्योंकि मैं घर में सबसे बड़ी हूँ, तो मैंने कहा अच्छा अबू अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने ले लिया। ये बात मैंने बोली और फिर मैं अबू को बता रही हूँ अबू हमारी गाड़ी में ये चीजें थी, उसको अपनी कस्टडी में कर ले, अबू ये भी था, अबू वो भी था, क्योंकि एक बड़ी तो मैं ही बची, दो की तो डेथ हो गई थी। तो फिर जब मुझे लेके गए शिफा इंटरनेशनल, और शिफा में भी मेरे चचा लोग ही थे सब मेरे साथ। और जब सबसे बड़ी चीज आयशा कि जब मेरा स्पाइन का होने लगा था, ऑपरेट होने लगा था, बहुत मुश्किल से डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिली, तो जब ऑपरेट होने लगा था तो मैं वहाँ पे बिल्कुल अकेली थी। मेरे पेरेंट्स अभी नहीं पहुंचे थे, बच्चे मेरे छोटे थे। मेरे हस्बैंड की खाला लगती है, उनकी मदर की कज़न है, जस्ट वो मेरे पास थी और मेरे साथ ना मेरे पेरेंट्स थे ना मेरे हस्बैंड थे। और जब हम इधर लेके गए हैं, मैं अंदर गई हूँ तो ऑपरेशन थिएटर में तो मैंने सिर्फ इतना पूछा है कि अम्मी लोग नहीं आए, कहते बेटा आ जाएंगे। तो जब मुझे होश आया, आपने इस तमाम सिचुएशन से बहुत ही बहादुरी से जो है बहुत से तमाम सिचुएशन का मुकाबला किया और इस तरह से आप निकली सिचुएशन से। फिर आपका ऑपरेशन हुआ वही यकीनन, और उसके बाद फिर आप जब आपको पता चला कि आप पैरालाइज्ड हो गई हैं, पैराप्लेजिक हैं, अब आपने सारी ज़िंदगी जो है वो व्हीलचेयर पे गुजारनी है, अब आपकी ज़िंदगी उस तरह से नहीं गुजर सकेगी जिस तरह से पहले थी। तो उस वक्त आपकी क्या कैफियत थी? आपको क्या लगा कि शायद ज़िंदगी में सब कुछ खत्म हो गया है, या उस वक्त भी कुछ पॉजिटिविटी थी आपके अंदर? अच्छा आयशा, मैं इस मामले में भी ना अपने आप को बड़ा ब्लेस समझती हूँ कि मुझे बहुत लेट पता चला। ये ब्लेसिंग होती है कि आपको एक चीज को ना बहुत लेट पता चले। मुझे जब तक मैं ऑपरेशन भी हो गया, मैं हॉस्पिटल भी थी, तो मैं तो कहती थी मैंने घर ही नहीं जाना, मैंने चलना तो मैंने घर जाना। तो मेरी बेटी की कॉल आई है और उसने कहा कि मामा प्लीज घर आए, आई मिस यू और ये वो। तो बस वो तब मैंने कहा कि यार मैं सिर्फ बेटी नहीं हूँ, मैं तो माँ भी हूँ, मैंने तो घर जाना है। अब उन्होंने कहा कि घर ये कुछ कैसे होगा, ये तो हिल नहीं सकती, ये तो कुछ भी नहीं। मुझे नहीं पता था मैं पैराप्लेजिक हूँ, मुझे तब तक नहीं पता था कि मेरे साथ है, मुझे है क्या। मुझे इतना पता था कि बस मैं एक ट्रॉमा से गुजर रही हूँ। वो जो ट्रॉमा वाले डेज थे ना आयशा, उसमें मुझे ख्वाबें भी ऐसी आती थी मैं हवा में उड़ रही हूँ, मुझे बहुत ज्यादा मतलब ऐसे लगता था जैसा कोई मुझे मार रहा है, या मैं खड़ी हूँ, मैं चल रही हूँ, मतलब अजीबोगरीब किस्म की मेरी सिचुएशन थी। मुझे जब लेके गए हैं घर, तो मुझे ये था कि बस घर जाना है, घर जाके फसीहा को गोद में लूं और चलो ठीक है कोई मसला नहीं है, उठा के मैं चल नहीं सकूंगी कुछ दिन क्योंकि मेरा तो फ्रैक्चर है, तो कोई बात नहीं, जब तक चलने की सेंसेस वापस आएंगी गोद में बैठ सकती हूँ ना। ये था। फिर अब्बू को अच्छा पता चला, तो फिर क्या था, फिर क्या सिचुएशन थी? 2013 एग्जैक्ट 1 साल के बाद मैंने एक डॉक्टर के पास यहाँ पे गई, लाहौर में होते हैं डॉक्टर आमिर, आई थिंक उनका नाम है, स्पाइनल के ही इसके हैं, न्यूरो फिजिशियन है वो, सरगोदा आते हैं, तो मैं उनके पास चेकअप के लिए गई। तो जब मैं गई तो एज यूजुअल जैसे स्पाइनल कॉर्ड पेशेंट्स को कभी वो सुइयां लगा रहे हैं, कभी हैमर का कर रहे हैं। मैंने कहा कि ये मत करें, टेल मी जस्ट वन थिंग, मैं कभी चल सकती हूँ? उन्होंने कहा नो। मैंने कहा गिव मी बैक माय फाइल। तो मुझे फाइल दी। अब्बू की आंखों में आंसू आए, मेरी भाभी की आंखों में आंसू आए, और मैंने किया, आंखें बंद की और मैंने कहा चलो घर चलो। घर आई, दरवाजा बंद किया, अंदर आई, अंदर आके बैठी,
तब मैं बहुत रोई। अम्मी ने कहा ये पागल हो गई है, ये डॉक्टर्स ऐसे ही बोलते हैं चल पड़ोगी, नहीं चलूंगी। रोई और रो के और फिर रूटीन लाइफ में आने लगी। फिर एट द एंड मैंने सर्चिंग स्टार्ट की और कहा कि मैं दुनिया की अकेली औरत नहीं हूँ जो व्हील चेयर पे बहुत लोग हैं, मैं वाहिद नहीं। मैंने उसके बाद उस ट्रॉमा से जब निकली हूँ तो फिर मैंने वो कह लो कि आपके चल सो चल स्टार्ट हो गए कि हाँ ये तो करना है, ये तो चैलेंज, ये तो ऐसे ऐसे करना है। तो क्या और सेल्फ मोटिवेशन रही या कोई और भी मोटिवेशन रहा? एक तो सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज्यादा थी और दूसरा मेरे बच्चे। तो यार मुझे मुझे अच्छा यानी कि किया और उन्होंने सारी सिचुएशन को अच्छे तरीके से फेस किया, और या फिर उनको लगा कि नहीं कुछ हमारी मामा के साथ ऐसा हो गया है जो ठीक नहीं हो सकेगा, परेशान हुए या नॉर्मल बिहेव किया? बेटा तो क्योंकि 8 साल का था, वो समझ रहा था, तो और उसका वो बचपन से वैसा बच्चा है कि वो कुछ ज्यादा ही पढ़ना स्टडी करना, तो उसने बड़ी अर्ली स्टेज में मेरी इंजरी को लेके वो स्टडी करना शुरू हो गया। तो वो थोड़ा डिस्टर्ब था, उसको लगा कि मेरी माँ व्हील चेयर पे आ गई है तो मे भी कोई मजाक ना उड़ाए, मे भी मैं बहुत हाइपर हो जाऊंगा। लेकिन मुझे भी लगा कि शायद मैं कहीं सबको जब मिलूंगी बच्चों को तो उनका क्या रिएक्शन होगा पेरेंट टीच मीटिंग पे, तो लोग क्या बोलेंगे। लेकिन बेटी ने बस वो कहा कि मेरी मामा है, मेरी मामा बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरी मामा व्हील चेयर पे होते हुए हमारे लिए ये कर रही है, मेरी मामा ये कर रही है। वो चीज जो है ना मुझे डबल से डबल करने पे उकसाती है। यहाँ तक कि मेरे भांजे, हमारी खाला व्हील चेयर पे वो सब कुछ कर सकती है, मेरे भतीजे भतीजे, हमारी बाजू जो है ना, मुझे बाजू फुफ्फो कहते हैं, बाजू फुफ्फो तो ये है बाजू आप मेरे फ्रेंड्स कहे थे वाओ क्या आपकी। अच्छा वो जो बच्चों की बातें थी ना मुझे आगे से आगे लेके चलती। मेरे साथ सिर्फ 2 मेरे बच्चे नहीं थे, मेरे साथ 2 मेरे बच्चे, 2 बहन के बच्चे, 3 मेरे भाई के बच्चे, बड़े भाई हैं उनके। तो ये जो 7 बच्चों का साथ था ना मेरे साथ, मुझे इसने टाइम ही नहीं दिया कि मैं कुछ और सोचूं। हर किसी ने अपनी प्रॉब्लम लेके आनी मेरे पास, हर कोई मेरे पास आ रहा है अभी क्या करना है, कैसे करना है। तो वो जो चीज थी ना शायद मुझे इतने साल पता ही नहीं चला और इतने साल गुजर गए। बहुत अच्छी बात है कि आपको तमाम चीज़ों का पता नहीं चला और आपने अपनी ज़िंदगी को बहुत जल्दी नॉर्मलाइज कर लिया। अच्छा मरियम ये बताइए कि अब चूँकि आपकी ज़िंदगी आप विद स्पेशल नीड्स थी और नई तरीके से हर चीज़ को आपने अडेप्ट करना था, अडेप्टिव होना था, तो इस सिलसिले में आपको कुछ मुश्किलात आई? सब घर के काम काज होते हैं, सेल्फ हेल्प केयर होती है, बहुत सारी चीज़ें इसकी होती हैं, या बहुत जल्दी आपने इन तमाम चीज़ों को अडेप्ट कर लिया? नहीं, मैंने बहुत जल्दी अडॉप्ट नहीं किया। मुझे वाकई मुश्किल हुआ। मुश्किल इस लिहाज से कि मुझे ऐसे लगता था कि मुझे जब स्टार्ट में मेरे जो कपड़े स्टिच हो रहे हैं तो अच्छा ये तो ऐसे हो रहे हैं जिस तरह पेशेंट्स को होते हैं। सबसे पहले मैंने वो स्टॉप किया, नहीं मैं नॉर्मल, मुझे फ्रंट पर इस तरह के कपड़े नहीं चाहिए, मैं नॉर्मल हूँ। फिर मुझे बहुत शौक था कि जी मैं वो जैसा कहते हैं ना वो कुर्ता पजामा और ये सब कुछ, तो मैं बस मेरा ड्रेसिंग सेंस नहीं था। तो सबने कहना कि यार अब तुम्हारी लेग्स तो करती नहीं, अब तो हमने ट्राउजर करना है तुम्हारा, अब तो ये पजामा पहनना तो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मेरी भाभी ने मेरा बड़ा साथ दिया, उसने कहा कोई बात नहीं तुम जैसे चाहती हो वैसे करेंगे। मैंने वो किया। नहाना धोना जब होता था तो मेरी जिद होती थी कि मैंने नहाना है, मैंने हर सूरत मैंने शॉवर लेना है, जैसे तैसे करके मेरे जिद को पूरी करते थे। फिर मैंने एक बात बोली कि मुझे मेड नहीं चाहिए। सबसे बड़ी चीज जो थी अब्बू ने कहा कि नर्स नहीं चाहिए, मेरे लिए कोई नर्स आएगी ना मेरे लिए मेड आएगी। मैं जैसे आप लोग सब मेरा कर रहे हैं मेरे सारे घर वाले
बहन तब अनमैरिड थी, एक छोटी वाली वो थी, फिर अम्मी थी, फिर बड़ी भाभी थी। तो फिर बड़ी भाभी ने कहा कि अगर ये मेड्स के थ्रू ये रिलैक्स नहीं है तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं करूँ। और उसने तब इंतहा बेवकूफ, मैं कहती हूँ कि वो जो 1-1.5 साल था कि मैं कुछ भी खुद नहीं कर सकती थी, वो टोटल इस बंदे ने मिला किया। ये बहुत साथ रहा मैं वालों का, आपके बच्चों का। सही सही, आपके बहुत मोटिवेशन रही। गुड। अच्छा ये बताइए मरियम, सुना है कि आपको बहुत ज्यादा घूमने फिरने का शौक है, सेहत का बहुत शौक है, तो आपने इस हादसे के बाद जब आपको एक नई जिंदगी का सामना करना पड़ा तो क्या आपने उसी तरह अपनी रूटीन में फिरना शुरू कर दिया, या अब आपको लगता है कि नहीं एक्सेसिबल इन्वायरमेंट नहीं है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है तो मुझे मुश्किलात आएंगी, या भी घूमती फिरती हैं इसी तरह? आयशा, जब मैं वही बताऊँ कि बहुत अर्ली था ना, तो हमारा तो होता था कि एवरी ईयर हम लोगों ने नॉर्दर्न ईदगाह जाना है। जब पहला साल हुआ तो बच्चों की जिद स्टार्ट हो गई गर्मियों में कि जी हमने नॉर्दर्न ईदगाह जाना है। तो अम्मी अब्बू ने कहा कि मरियम के लिए जाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि असेसिबल कहीं पे भी नहीं, कैसे वो मैं सिर्फ उधर रही, बच्चे अम्मी अब्बू सब चले गए। अच्छा, ये सिलसिला 2012 से 2017 तक, एट द एंड मेरे साथ ये हुआ कि मैंने कहा कि इनफ, असेसिबल है या नहीं। जब मुझे आप लोगों ने बोल दिया कि हम लोग हैं तुम्हारे लिए तो आप लोग करें, मैंने जाना। अब्बू ने कहा कि व्हील चेयर कौन चलाए, मैंने कहा पोर्टर कर ले, हम कुछ भी कर ले, मैंने जाना। मैं वो पहली दफा सबसे पहले तो मैंने कहा कि मैं मरी जाऊंगा, क्योंकि वो एक ऐसा एरिया है कि ज्यादा हाइट पे नहीं है, एक्सट्रीम पर नहीं है, मुझे अंदाजा हो जाएगा कि मेरी बॉडी कितना एक कॉप करती है। मैं वो मरी गई। उससे नेक्स्ट ईयर सबका प्लान बना के अब कहाँ जाना है। हमारा प्लान था कि हम कश्मीर तक होके आ जाएंगे। मैंने एकदम से कहा कि नहीं, अपनी छोटी भाभी को और खुद हमारे प्लान बना के, तो यार हुंसा चलते, हुंसा और आप इतना लंबा सफर कैसे करेंगे? मैंने कहा ये मेरा मन, बस एक काम करे सर, जब मैं बता रही होंगी कि मैंने ऐसे बैठना है, मैंने ऐसे करना है, कोई उस टाइम पे पैनिक नहीं होता, पैनिक सिचुएशन कोई क्रिएट नहीं करता, क्योंकि पैनिक होने से जो है मैं पैनिक हो जाती हूँ और फिर मुझे समझ नहीं आती है कि मैं नेक्स्ट क्या करूँ। बस मेरी मर्जी आप लोग कर लें, वही यानी कि उसी तरह पहले की तरह आप खूब सहरे वहरे करती हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि सोशलाइजिंग करती हैं, फ्रेंड्स वगैरह हैं या इंट्रोवर्ट हैं, अपने रहना पसंद करती हैं? फ्रेंड्स हैं मेरे, और आफ्टर इंजरी काफी फ्रेंड्स बने, और एक आप कह लेंगे वो जो मुझे लगता था कि सारी दुनिया बिल्कुल नॉर्मल है, सब चलने फिरने वाले लोग हैं, उससे हट के पता चला कि नहीं, ये सब कुछ नहीं है। आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस हैं, बहुत से लोग बहुत चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, तो वो पता चला। फ्रेंड्स बनाती हूँ और बहुत अच्छे से, बहुत मजा आता है सबसे बात करके, लेकिन समटाइम इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं फ्रेंड्स को इतना टाइम दे सकूं। उसकी वजह ये है कि मेरे बच्चे बस उनको ये होता है कि, या ये कह लें कि शायद मैंने अपने पे ज्यादा ये सवाल किया हुआ है कि जी उनका स्टडी का टाइम है, उनका इसका टाइम है, और मेरे लिए अवेलेबल होना मस्ट, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने खुद उठाई। अच्छा ये बताइए मरियम, आप किसी एनजीओ से भी मुंसलिक हैं, तो वो एनजीओ क्या काम करती है, इस एनजीओ क्या नाम है, क्या एजेंडा है इस एनजीओ का, और किस तरह आपने एनजीओ को ज्वाइन करने का सोचा? मैं एनजीओ तो नहीं, वो ऑर्गेनाइजेशन एक है, सेल्फ मैनेजमेंट एक हवाले से, एसएमटी से है। मैंने ऐसे
के आयशा सोचने का तो ये था कि मैं पहले लगता था कि डिसेबल जितने भी होते हैं ना उनके लिए दुनिया ने एक एनजीओ ही रख दिया और तो वो कुछ कर ही नहीं सकते। सबसे पहले तो मैंने अपने स्पॉन्सर को चेंज किया कि एनजीओ नहीं, हम लोग ह्यूमन है लाइक अदर्स, एक नॉर्मल ह्यूमन। कोई चल सकता है, कोई नहीं चल सकता, ये अल्लाह की तरफ से। कोई देख सकता है, कोई नहीं देख सकता, ये अल्लाह की तरफ से। लेकिन जब हम लोग मेंटली तौर पे बिल्कुल ठीक है तो इट्स मीन कि हम लोग ह्यूमन हैं। तो ये एक स्पेसिफिक एक कर देना किसी के लिए, दैट्स रॉन्ग। तो वो तो मैंने एक सबसे पहले वो ये कॉन्सेप्ट मेरा चेंज करवाया अंकल तारिक अर्शद ने, सरमद तारिक के जो फादर है उन्होंने। ये जो वो जो चेंज आया मेरे अंदर 2018 में उनसे मिलने के बाद आया। और एसएमटी मैंने ज्वाइन किया, इसके पीछे भी उन्हीं का हाथ है। वो भी इसलिए कि रोमेला जो एसएमटी की सीईओ है मुझे उनकी वजह से मिली। जब अंकल ने कहा कि मुझे रोमेला आप बड़े ना सिमिलर लगते हो, तो मैंने कहा कि अब तो मेरा दिल करता है कि मैं रोमेला से मिलूं। कि अगर आपको लगता है कि हम सिमिलर हैं, हम इतने ही एक जैसे स्ट्रॉन्ग हैं, तो ठीक है मुझे ना मिलना है उससे। तो वो फिर हमारी बात हुई और फिर रोमेला ने कहा कि मरियम ऐसे ऐसे हम लोग बना रहे हैं, तो आप क्या मुझे ज्वाइन करेंगी? मैंने कहा व्हाई नॉट, मैं करूँ। क्योंकि जब मेरी इंजरी हुई थी तो कुछ डिफरेंटली एबल लोग ऐसे हैं जिनको मैंने पर्सनली टेक्स्ट किए थे, और मैं जब समझ नहीं पा रही थी अपने आप को तो उन्होंने मुझे आंसर नहीं दिया था। तो अब मैं ये चाहती हूँ कि किसी को भी अगर मेरी ज़रूरत हो सेल्फ मैनेजमेंट की वजह से, तो मुझे कोई इशू नहीं है कि मैं उसको ऑनलाइन समझाऊं या मैं ऑनलाइन उनके साथ सेशंस करूं, क्योंकि मैंने जितना कुछ सीखा है मैंने बाय सेल्फ सीखा है। और हर किसी के हर मेरा इतना कैपेबल नहीं होता, उनका दिल कर होता है कि कोई हमें सिखा भी दे। तो और एसएमजी का मकसद ही यही था, तो इसलिए मुझे ये बहुत मजे का सारा काम लगा कि इस तरह उस लोगों से मिलना जुलना हो जाएगा। और बहुत सी जगहों पे मैं थोड़ी हो जाती थी, नहीं वो मेला मैं नहीं कर पाऊंगी, तो मैं एक ऑर्डिनरी हाउसवाइफ हूँ, मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो रोमेला ने मुझे बहुत ज़्यादा बकअप किया कि नहीं भैया हम हाउसवाइफ है तो क्या हुआ, मैं आपको फोर्स भी नहीं करूँगी, बस ये कि हम करेंगे, आप ऐसे से करना। तो मैंने कहा ओके फाइन। तो सरगोदा रहने की वजह से, क्योंकि हम लोग बाकी सब एनजीओज या ऑर्गेनाइजेशंस वो लाहौर इस्लामाबाद है, तो मैं ऑनलाइन ही करती हूँ क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है सरगोदा से निकलना। उसकी वजह ये नहीं कि मैं डिफरेंटली एबल हूँ, उसकी वजह मेरे बच्चे हैं। मैं अपने बच्चे किसी के हवाले सही बिल्कुल। मदद का सबसे पहले यही होता है कॉन्सेप्ट के बच्चे को जो है वो अपनी कस्टडी में रखा जाए और जिम्मेदारी होती है आपकी। अच्छा मरियम ये बताइए कि आप मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे भी कोई बात करती होंगी मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर रिगार्डिंग दी पीपल विद डिसेबिलिटीज, तो आपका फोकस क्या होता है? मेन आप क्या समझती हैं कि सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम आती है पेश, खास तौर पर खुसूसी ख़वातीन को? आयशा, मेरा कहीं पे भी बात करने का जो एक मेरा कहते हैं एक बेसिक थिंग होती है ना, वो पता क्या है कि मैं सबसे पहले ना कोई भी डिफरेंटली एबल खवातीन है या डिफरेंटली एबल मैं उससे पहले उनके दिमाग में चीज डालूं कि वी आर ह्यूमन, डिफरेंटली एबल या एबल हम लोग सेम है यार, हम लोग डिफरेंट क्यों? अगर हमारे पास एक एक्सेसिबिलिटी नहीं है, मैंने देखा है, मैं नॉर्दर्न एरिया में पहाड़ों में गई हूँ, एक हाथ आगे करो लोग 10 हाथ आगे करते हैं। इवन दो मैंने बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे लोग मेरी व्हील चेयर उठाते, सो व्हाट, अगर उठा रहे हैं तो एक्सेसिबिलिटी जीना तो मत छोड़ दो ना। बिल्कुल सही कहती है, तो हमें खुद को अडेप्ट करने की जरूरत होती है। बहुत सारे लोग मैंने भी देखे हैं कि जो हमारे डिसेबल फ्रेंड्स जो इस चीज़ को अपनी अना का मसला बना लेते हैं
इगोइज्म आ जाता है उनके अंदर, नहीं कि हमारी कोई व्हील चेयर ना उठाए या हमें कोई इस तरह देखे ना। ठीक है, अगर आप डिफरेंटली एबल्ड हैं और अगर आपका ऐसी सोसाइटी और कल्चर का ताल्लुक है तो यकीनन लोग थोड़ा सा अगर आपको देख भी लेंगे, और ये कि अगर आपको किसी हेल्प की जरूरत है और आपकी व्हील चेयर उठा भी लेंगे, तो मैं भी जाते खुद भी समझती हूँ कि इसमें कोई कबाहत नहीं है। आप अपनी जिंदगी को स्टॉप मत लगाएं, क्योंकि आप हम लोग जब गोदा में रह रहे हैं, यहाँ पे तो कोई औरत अगर ड्राइव कर रही हो ना, तो अमूमन लोग देखते हैं अच्छा ये ड्राइव कर रही है, मतलब बेशक बहुत अच्छा सा गोदा डेवलप हो गया, लेकिन बहरहाल बाकी बिग सिटी से तो बैक नहीं है ना। तो ने जो मेरी अपनी एरिया है, मैं अपनी पावर चेयर पे मैं अपने एरिया में बाकायदा तो फिर रही होती हूँ, और लोग समटाइम यूं देखते हैं। तो एक दो दफा ना तो मैं तो रुक गई, इनका क्या देखना है, आज करीब से देखनी है, बटन देखने हैं, क्या देखना चाह रही हूँ। फिर एक बच्चा तो यूं करके देख रहा ना, मैंने कहा आओ मैं बताती हूँ, आओ देखो। कई दफा क्यों मैं एलियन नजर आ रही हूँ, मतलब मैं बाकायदा और कोई इस तरह कमेंट कर रहा हूँ तो मैं बाकायदा पीछे जाके कहती हूँ अच्छा बताओ क्या मसला है, क्या देखना चाह रही हूँ। क्योंकि ह्यूमन नेचर है कि क्यूरियोसिटी होती है। अगर आप डिफरेंट लेवल हो, आपका डिफरेंट लाइफ स्टाइल है, तो लोग आपको देखते भी हैं। इसको मैं नहीं समझती कि इसको आप अपनी अल्लाह का मसला बना लें, तो इसका फिर ये है कि आपकी अपनी लाइफ जो है वो मुश्किल हो जाती है। मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा मैसेज आएगा हमारे इस इंटरव्यू से उन लोगों के लिए, खास तौर पे जो इस चीज़ को बहुत बड़ा मसला समझते हैं। अच्छा ये बताइए कि फारिग होकर आप क्या करती हैं, क्या हॉबीज? मेरा ज्यादातर तो ये होता है फारिग में जब मुझे टाइम मिले और मैं बिल्कुल मतलब मेरी तबीयत ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं सबसे पहले किचन में जाऊंगी। मैं किचन में जाके मेरा दिल करता है कोई बेकिंग कर लूँ मैं, और फारिग वक्त में मैं अपने जो मेरी हैं मेड्स हैं उनके साथ मैं घर की सफाइयाँ कराना, वो सब कुछ करना। पेंटिंग किया करती थी, लेकिन अब इतना टाइम भी नहीं मिलता और मेरा दिल नहीं करता, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एक टाइम देना पड़ता है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी फौजियों वाली जिंदगी है, सुबह से लेकर रात तक हर चीज़ एक टाइम 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 पर है। तो वो जो उस टाइम निकालना, मी टाइम मुझे हाँ ड्रामा देख लेना, सॉन्ग सुन लेना, यही होता है बस। इससे ज़्यादा कभी तारीख की कॉल आ जाती है, कभी किसी की कॉल आ जाती है, मतलब मुझे ऐसा लगता है उस टाइम है ही नहीं कि पेंटिंग करूँ या कुछ। बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आपको लगे ना क्या आपके पास टाइम, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और मैं समझती हूँ कि ये इतना इंसान जो है वो लाइफ को जो है ना वो बड़ा अच्छा कोप कर लेता है अगर वो बिजी रहेगा। बिजी रहना तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा मरियम, आखिर में जो मेरा सवाल है वो ये कि आप क्या खास पैगाम देना चाहेंगी तमाम PWDs को, अच्छा सा पैगाम देंगे जो सबके लिए मोटिवेशन का बाइस बने? सबसे पहले तो आयशा, जितने भी PWDs हैं सबके लिए एक सबसे बड़ा मैसेज ये कि अगर आप अपनी जिंदगी जीनी है ना तो उसको प्रॉपर्ली जी, और जीने के लिए ये नहीं कि किसी दूसरे का सहारा ढूंढे, खुद बोलेंगे तो कोई सहारा बनता है, खुद नहीं बोलेंगे तो कोई भी सहारा नहीं मिलता। आप एक जगह पे लेटे रहेंगे, खुद नहीं कहेंगे कि मुझे कोई उठाए, तो क्यों कोई आके उठाएगा। बोलना सीखें, खुद से अपने हक के लिए सबसे पहले घर से आप अपना, पहले वो कहते हैं ना कि अपने जात का हक अपने घर से स्टार्ट लें। अब उनको बोले कि ये मेरा हक है, मुझे उठना है, मुझे बैठना है, मुझे नॉर्मल लाइफ गुजारनी है, तो तब ही कोई बाहर का भी करता है, जब तक आप अपने लिए खुद ना। बिल्कुल अपने राइट के लिए बोलना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने राइट के लिए बोलेंगे तो कैसे पता चलेगा कि हमारी नीड्स क्या है, हम क्या चाहते हैं, क्या महसूस करते हैं। बहुत शुक्रिया मरियम आपके वक्त देने का, और इसके साथ ही मैं आप इजाज़त चाहूँगी और नेक्स्ट वीक फिर इंशाल्लाह किसी नए गेस्ट के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।